चलिए जी, वर्क पावर एनर्जी हम जानते हैं। हम पहले थोड़ा सा रिकैप लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ पास्ट से पैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये जो वर्क डन है, वर्क डन बराबर किसके होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस का। इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दिस डिस्टेंस शुड बी कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, उसके ऊपर फोर्स लगती है बाय मेकिंग एंगल थीटा, तो यहाँ जो वर्क डन होना चाहिए वो एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस कवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, मेक सेंस? ओके। अब हम जानते हैं कि ये न्यूटन और मीटर, जिसको आप जूल भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब वैसे ही बंद हो जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। बहरहाल, एनर्जी क्या चीज़ होती है? एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। हम जिस एनर्जी को यहाँ पे स्टडी करेंगे वो एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी से मुराद असल में काइनेटिक एंड पोटेंशियल है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब जो मोशन की वजह से होती है बॉडी में, है ना, 1/2 mv²। और पोटेंशियल का मतलब जो पोजीशन की वजह से होती है, राइट, mgh। अब यहाँ पर हम अक्सर एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि एक छोटी सी हम डेरिवेशन यहाँ करते हैं। हम जानते हैं कि F जो है वो ma के बराबर है। हम ये भी जानते हैं कि 2as = v² - u² होती है। तो अगर मैं इस एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये F/m है। और m और 2 को ले जाके वहाँ पे करोगे, सो दिस F × s इज़ 1/2 mv² - 1/2 mu²। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उस पर कुछ आपने फोर्स लगाई और उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो ये जो F × s है, it will of course result in change in speed। so हम कहते हैं कि ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, शुक्रिया सर, ये जो वर्क डन है ये बेसिकली बराबर किसके है? ये बेसिकली बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है। एक्सटेंडेड वर्जन क्या है? एक्सटेंडेड वर्जन ये है कि अगर ऐसा है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फोर्स भी थी, तो होगा क्या? होगा ये कि जो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है माइनस ये वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी होगा, और फिर ये बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। क्योंकि कुछ तो कंज्यूम ये भी करेगा ना। अच्छा, इवन अगर मैं इसको और जनरलाइज वे में कहूँ कि भाई वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू बेसिकली इंक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैं क्यों मैकेनिकल एनर्जी कह रहा हूँ? क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक रैंप हो और ये यहाँ पे कुछ u हो और यहाँ पे कुछ v हो, सही है, यहाँ पे कुछ v हो। इसने बेसिकली इस वक्त सिर्फ गेन इन काइनेटिक नहीं किया है, कुछ गेन पोटेंशियल एनर्जी में भी किया है टिल हाई टच, राइट। तो वो जो भी इंक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी होगी वो ये वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स
कुछ रेजिस्टेंस से कम हो जाएगी, हो जाएगी। और अगर इसमें यहाँ पे कम हो जाती है एनर्जी तो ये इंक्रीज़ नेगेटिव हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना जी। तो विदाउट वेस्टिंग, अच्छा फिर उसके बाद पावर के बारे में हम जानते हैं, वो क्या था, वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, यानी कि जो भी वर्क डन को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो पावर है। दैट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो कि वॉट में मेजर होता है। और हमने पावर का एक फार्मूला और भी पढ़ा था, दैट इज़ FV। तो कीपिंग दिस ऑल इन माइंड अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अ साइक्लिस्ट एंड बाइसाइकिल हैव अ टोटल मास ऑफ 72 kg। The cyclist rides along a horizontal road against a total resistance of 28 Newton. Find the total work done by the cyclist to increase his speed from 8 to 16. मतलब 8 थी, उसके बाद बढ़कर 16 हो गई। While traveling a distance of 100 मीटर, ये डिस्टेंस 100 मीटर का है। तो टोटल वर्क डन, तो हम कहेंगे कि भाई वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो भाई वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, 28 न्यूटन की फोर्स है, 100 मीटर तक ये भी लगी है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब 1/2m इज़ 72 इंटू v² माइनस u² माना 16² माइनस 8²। तो बताओ जी कितना आ रहा है, ये आंसर है। प्लस 2800 करो, 9712 होगा फिर जो ठीक हो गया। इजी पूछो, रिकॉर्डिंग हो रही है इसका मतलब ये नहीं सवाल नहीं करो, सवाल पूछो। 28 जितना फोर्स ने ताकत लगाई होगी, ड्राइविंग फोर्स ने, उसने कुछ तो रेजिस्टेंस ने खाया होगा ना। तो रेजिस्टेंस भी 28 न्यूटन 100 मीटर तक लगती रही है। तो 28 × 100 इज़ वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। उसके बावजूद ये 8 से बढ़कर 16 पे चली गई, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आ जाओ। A car of mass 1400 kg. When the speed of the car is v, जब उसकी स्पीड v हो, a magnitude of the resistance to the motion is kv²। तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस है kv², where k is a constant, the car moves at a constant speed of 24। अगर तो कार मूव करती है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 24 मीटर्स पर सेकेंड अप अ हिल इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ठीक है। Making alpha to the horizontal, where sin alpha is 0.12, और at this speed the magnitude of the resistance of the motion is 480 Newton। जो resistance है वो कितनी है, वो 480 न्यूटन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना जी। अब देखो स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है और वो 24 है, तो यहाँ रेजिस्टेंस जो थी ऊपर हमें बता दिया था कि कितनी है
के वी स्क्वायर। अब अगर रेजिस्टेंस 480 न्यूटन है और कांस्टेंट स्पीड है तो के, और वो कांस्टेंट स्पीड कितनी है, 24 है। कांस्टेंट स्पीड कितनी थी, 24। वो लगाएंगे, पहले तो देखेंगे रेजिस्टेंस फोर्स न्यूटन में गिवन है, कांस्टेंट स्पीड भी गिवन है, रेजिस्टेंस फोर्स के वी स्क्वायर थी, तो मैं निकाल लूँगा ये 480 को ज़रा 24 के स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। दैट्स करेक्ट। अभी मैं उस फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है उसको ऊपर ले जाने के लिए, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। हमें इससे बताया गया था कि अगर स्पीड वी हो तो रेजिस्टेंस इतनी होगी। अब रेजिस्टेंस हमें 480 बता दी, स्पीड भी बता दी, तो हम ये वी की जगह रखेंगे, पहले तो के निकाल लेंगे। अब वो कहता है कि पावर ऑफ द कार्स इंजन, अब पावर बताओ कार इंजन की कि कितनी पावर लगा रहा है। तो पावर के लिए अब आपको ड्राइविंग फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब हम कहेंगे कि भाई ये जो भी कार है इसकी जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो ड्राइविंग फोर्स किस किस को झेल रही होगी, बिल्कुल ये अल्फ़ा होगा, है ना, ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो वेट था, इसको थोड़ा बारीक कर लूँ, ये जो वेट था ये W साइन अल्फ़ा होता है हम जानते हैं, ये W कॉस अल्फ़ा होता है हम जानते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है, अच्छा W साइन अल्फ़ा हेड टू टेल रूल के हिसाब से ये हम जानते हैं कि इसकी डायरेक्शन ये और ये होती है, तभी तो ये वेट की डायरेक्शन यू बनती है हेड टू टेल रूल की वजह से, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ड्राइविंग फोर्स है इसको रोकेगा कौन, इसको रोकेगा कौन, एक तो W साइन अल्फ़ा रोकेगा वेट का कंपोनेंट, फिर रेजिस्टेंस रोकेगा 480, जा रही है कांस्टेंट स्पीड से तो एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब है कि दैट ड्राइविंग फोर्स W क्या है, वेट क्या है, 1400 kg था ना, तो 1400 G इंटू साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें दे रखी थी 0.12 minus 480 is equals to 0, so that driving force is 2160, बिल्कुल जी सही है, 2160 ये। अब ये फोर्स आ गई आपके पास, स्पीड कितनी थी, तो पावर हमसे पूछी गई थी, सवाल क्या पूछा गया था, पावर ऑफ द कार इंजन, पावर ऑफ द कार इंजन। तो पावर का फॉर्मूला हमने देखा कि F इंटू वी, तो 2160 मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी इज 24, जो कि आया 51840 वॉट, ठीक है। ऐसे ही राइटिंग हमारी ठीक हो गया। अब आ जाओ अगली बात पे। The car now moves at a constant speed on a straight road level. Given that engine is working at 54 kilowatt, find this speed. तो देखो इंजन चल रहा है इससे, अब स्ट्रेट रोड है, इंजन की पावर गिवन है कितनी, 54 किलोवाट। अब जानते हैं ना, यहाँ पे एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट होती है इसका मतलब है वो ए पे भी अप्लाई हो रही है, वो बी पे भी अप्लाई हो रही है। वेल एक ही चीज़ बी पे अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है वो अप्लाई हो रही है। इसका मतलब ये था कि जो रेजिस्टेंस टू द मोशन था वो के वी स्क्वायर था। अच्छा, इसका मतलब ये है, और इस वक्त चल रहा है किससे, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो लेट से कांस्टेंट स्पीड होगी इसकी कोई भी। हम जानते हैं कि पावर जो है वो एफ वी होता है, और एफ निकालने के लिए पावर डिवाइडेड बाय वी करते हैं। तो पावर अगर 54 किलोवाट है अपॉन वी,
सो क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से गुजर रहा था, इसका मतलब है कि दिस शुड इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, नहीं? $54,000 किलोवाट डिवाइडेड बाई V शुड इक्वल्स टू kV स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है ना, माइनस करके इस ड्राइविंग फोर्स में से कोई एक्सेलरेशन नहीं आने वाली। अगर एक्सेलरेशन नहीं आने वाली तो ये रेजिस्टेंस फोर्स को बैलेंस कर रही है। मेक सेंस? अब K की वैल्यू तो हमें पता थी, कितनी थी? 5/6 निकाली थी ना। तो भाई 5/6 यहाँ पे रखें, ये V ला के यहाँ मल्टीप्लाई करें, V क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब दैट 54,000 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 5 इज़ V क्यूब, और इसका लीजिए क्यूब रूट। तो V कितना आया? 40.15 कितना? 165, यानी कि 40.2, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमसे मांगी नहीं ना, हमसे वेलोसिटी मांगी थी। फाइंड द स्पीड, मतलब स्पीड मांगी। ठीक हो गया? अब बड़ा अच्छा सवाल है, इसको मैंने अलग से भी इसको इसके ऊपर बड़ा मसला हो सकता है कि रीड एंड राइट की पब्लिकेशन की बुक से सवाल लिया है। बहरहाल दिस इज़ मई जून 24 पेपर 4 2 क्वेश्चन है। और ये देखो 10 मार्क क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि थोड़ा दुख दे सकता है। देखो, अ पार्टिकल, two particles P and Q of masses 2.5 kg and 0.5 kg respectively are connected with a light inextensible string that passes over a smooth pulley fixed at the top of the plane, inclined at an angle of 30 degrees to the horizontal. Particle P is on the plane and Q hangs below the pulley such that the level of Q, सर मैं क्लास में हूँ तो इमरजेंसी या बात करनी हो? आधा घंटा मैक्सिमम, 20 मिनट, 15-20 मिनट। अच्छा, आप एक काम करें, आप सेंटर ही आ जाएं, या आप मुझे जहाँ पे आप पहले मिले थे वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है? अच्छा, मैं सेंटर पे इसलिए बुलाना चाह रहा हूँ कि वैसे यहाँ पे मेरा भी मोबाइल जो है ना बिल्कुल आखिरी मराइल पर है, तो हो सकता है फिर कांटेक्ट ना हो सके, तो बेहतर है आप सेंटर ही आ जाओ। अच्छा, चलें ठीक, ओके। चलो ये हो गया। अब इसमें क्या मामला है? इसमें मामला ये है कि कहाँ थे हम? पार्टिकल पी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड स्ट्रिंग टॉट एंड स्लाइड्स डाउन द प्लेन. द प्लेन इज रफ with coefficient of friction is 0.2. Between the plane and the P. ठीक हो गया? ये 2 मीटर से नीचे. Find the acceleration of P. अब देखो ये काम तो आसान है. Weight इसको नीचे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल तो यही है ना? कौन रिस्पॉन्सिबल है? W sin 30. इसको रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? P को. अच्छा, W को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं फॉर P की बात कर रहा हूँ. W का मतलब क्या हो जाएगा? 2.5G sin 30.
रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक तो फ्रिक्शन भी है, दूसरी टेंशन भी है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2.5 A। अच्छा, अब फॉर Q इसको ऊपर ले जाने के लिए ओनली रिस्पॉन्सिबल इज टेंशन, और इसको रोकने के लिए 0.5 G वेट जाएगा, तो ये 0.5 A के हिसाब से। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो T और A आ जाएगा। अगर इक्वेशन 2 में से देखो तो T इज इक्वल्स टू 0.5 G को 5 लिख सकते हैं। टी को कैंसिल करते हैं, ये निकालने को बोलते हैं, वो खैर है, ये T पुट कर दो इधर। फ्रिक्शन का मतलब क्या है? 0.2 W sin 30, 2.5 G cos 30 minus 5 minus इज इक्वल टू 3 अगर 0.5 A is equals to 2.5 A। अब कैलकुलेट करो। डोंट थिंक सो कि आपका आंसर ठीक है। एक बार फिर कैलकुलेट कीजिए। 1.06 ठीक है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है अब यूज एनर्जी मेथड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट व्हेन दे आर एट द सेम वर्टिकल हाइट। अब कह रहा है कि एनर्जी मेथड बताइए टू फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एट इंस्टेंट व्हेन दे आर द सेम वर्टिकल हाइट इफ़ यू यूज़ द फॉलोइंग वेज टू कंप्लीट खरी छोड़िए। अब सेम वर्टिकल हाइट का मतलब क्या है? पहले तो वो वर्टिकल हाइट आप पता करेंगे क्या है। मैं अगर कहता हूँ, ये मैंने डायग्राम इसीलिए यहाँ पे अलग से बनाई, देखो कि भाई ये x ऊपर गया है तो ये x नीचे आया होगा, और इनकी जो हाइट है वो सेम बनी होगी। अब हमें पता है कि अगर ये x है तो ये कितना होना चाहिए? ये 2 - x होना चाहिए। अब अगर ये 30 है तो ये 30 है, और अगर ये x है तो इस x और इस 30 को लेकर ये जो चीज़ होनी चाहिए ये x sin 30 होनी चाहिए, ये x sin 30 होनी चाहिए। मेक सेंस? इस 30 को और इस x को लेकर ये जो डिस्टेंस आना चाहिए x sin 30 होना चाहिए। अब नाउ दिस x sin 30 should equals to 2 - x। तो हमें ये पता चल जाएगा कि x sin 30 बराबर है असल में 2 - x के। इस माइनस x को यहाँ ले आइए तो x plus sin 30 is equals to 2। that means x is equals to 4/3 है जी। sin 30 0.5, 2 + 1 3/2 तो 3 और फिर 4/3। सही। अच्छा, हमसे पूछा गया, ये अब हमें पता चलेगा डिस्टेंस क्या है। हमसे मांग क्या रहे थे कि एनर्जी मेथड आपने इस्तेमाल करना है, स्पीड पता करनी है। मतलब यहाँ पर इसकी स्पीड क्या है। अब हम जानते हैं कि भाई हम जानते हैं कि इसको, अरे सॉरी शुक्र हम जानते हैं इसको नीचे ले जाने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है वो
इसके वेट का पैरेलल टू द रैम्प कंपोनेंट है, इजंट इट? मतलब वही W sin 30। W sin 30 ने कितना वर्क डन किया है? इतना वर्क डन किया है x। अब x वी नो दैट व्हाट इज x। सो दिस वर्क डन बाय द वेट कंपोनेंट, मतलब यही इसकी ड्राइविंग फोर्स एक्चुअली, नहीं? माइनस ये स्मूथ तो नहीं है ना, अभी वही रफ है, ऐसा ही है, 0.2 हुआ था ना, हाँ, माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन is equals to change in mechanical energy, isn't it? अच्छा, अब वर्क डन बाय द कंपोनेंट क्या है? वर्क डन बाय द कंपोनेंट क्या है? ये W यानी कि 2.5 G अपना अल्लाह भला करे sin 30 मल्टीप्लाई बाय 4/3 माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या है? म्यू आर, म्यू इज़ 0.2, आर इज़ W यानी कि 2.5 G cos 30, ऐसा? अच्छा जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आप जानते हो कि ये इनिशियली तो रेस्ट में था, इनिशियली तो रेस्ट में था, तो इसका मतलब है कि ये 1/2 m यानी कि 2.5 v²। लेकिन बात ये है कि इस जितनी वेलोसिटी इसकी होगी उतनी वेलोसिटी इसकी भी हो चुकी होगी यहाँ पे, नहीं? तो 1/2 कनेक्टेड है ना लाइट स्ट्रिंग से, 1/2 इंटू 0.5 v², इजंट इट? सॉरी, MGH भी काम करेगा। वो जो MGH है, वर्क डन, वो गेन इन पोटेंशियल भी इसने किया है। ये समझो कि ये जो वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स है, इसने भी कुछ ना कुछ वो अगेंस्ट दिस पोटेंशियल एनर्जी काम किया है। वो भी तो स्टोर हुई ना इसमें। मैं इसमें माइनस कर दूँ या यहाँ पे कितना है इसका? 0.5 G और H, ये X कितना था? 4/3, राइट? तो ज़रा एक काम कीजिए, पहले इसको ज़रा कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर में डालिए। क्या आंसर आया? 12.3365। अब जो भी है उसको कैलकुलेटर में रखिए। अब इसमें से माइनस कीजिए ये 5 × 4/3 यानी कि 20/3 माइनस कीजिए, और 1/2 2.5 v² और 0.1/2, फिर जो भी आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2.5 + 0.5 3 से। ठीक, जो भी आंसर है उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। कोई गड़बड़ की है? मैं कहूँ कैलकुलेट 25 कहाँ है ऑन, 25 मल्टीप्लाई बाय sin 30, ब्रैकेट कैसे बंद होता है इसमें? मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय cos 30 ब्रैकेट 1 इंटू 4/3 नहीं लिखा,
है जी, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर आ गया। इसको यहाँ लाके माइनस करेंगे, -5 इंटू 4 यानी कि 20/3। जो भी आंसर आया अब ये 2 मल्टीप्लाई करेगा और 3 से डिवाइड करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 1.6 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1.68 मीटर्स पर सेकंड। एक ही पार्टिकल का आपने मोशन और पोटेंशियल देखो ये क्या फोर्स थी? अब इसके अगेंस्ट गया है कितना 4/3 मीटर। तो ये जो इस ड्राइविंग फोर्स ने काम किया है, वो अगेंस्ट ये भी तो किया है ना, क्योंकि ये बर्डन किसने झेला होगा? ये इसी ने झेला होगा ना। जैसे लेकर जा रहा है सारा। तो ये उसूलन यहाँ के इधर माइनस होगा, ठीक है। और क्योंकि सिस्टम में दोनों मैसेज इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे ये गलती ना करना कि सिर्फ इसको 2.5 वो v² रख दें। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी तो इन दोनों में स्टोर होगी। या ये समझ लो कि ये जितना ऊपर गया है तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी स्टोर हो गई है। सो दैट इंक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली दोनों की काइनेटिक और पोटेंशियल, है ना। यहाँ पे इसकी P0 मान लूँ, ये इतना ऊपर गया तो इतना एनर्जी स्टोर हुआ ना, इसमें इंक्रीज हुआ ना। और अगर उसको अदर वे राउंड सोचें कि ये एक्चुअली यहाँ पे वर्क डन पे आके माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो वेट का कंपोनेंट आ रहा है, ये इसको इसकी रेजिस्टेंस मिल रही थी ना। दिस ऑल इज 1.687। अब आई हैव अ गेस्ट टू अटेंड, लेकिन चलो अब देखो मैं इसके लिए भी आपको हिंट दे देता हूँ दैट यू कैन ट्राई। A train of mass this 180,000 kg ascend a straight hill of length 1.5. This seems an easy question. किलोमीटर तो हम इसको 1500 मीटर लिखेंगे, ठीक है ना। Inclined at an angle of 1.5 degree to the horizontal. As it ascend the hill, the total work done to overcome the resistance to the motion is this. Motion को overcome करने के लिए जो resistance है, उसका work done 12,000 किलो जूल है. And the speed of the train decreases from 45 meters per second to 40 meters per second. है जी? Find the work done by the engine of the train as it ascends the hill. Give your answer in closure. तो that is an easy question, है? अब आप जानते हो कि जो work done by driving force होगी, उसको resistance का सामना है। इसका भी 180,000 G into sin 1.5 और 180,000 जो ये जब फोर्स बनाएगा ऐसे ये टोटल रेजिस्टेंस इसमें दे दी है। देखो कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और कोई वो और सीन तो नहीं है ना सर, लेकिन ये तो बात आएगी। हाँ वो आएगी 1/2 m जितना भी 180,000 40 माइनस 45 स्क्वायर। अब ये जो ऊपर गेन किया है इसने, मैं इसको mgh के तौर पर रख दूँ या फिर इसके वेट का वो कंपोनेंट माइनस कर दूँ, गाल सा गया है ना। तो दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अभी कितना होगा? ये होगा 1500 साइन 1.5 है ना, ये हाइट होगी।
तो ये टोटल 1500 है ना, हाँ हाँ ये 1.5 है, तो ये हाइट कितनी गेन की है इसने? MGH M जो भी 180,000 है G, और H जो है वो 1500 sin 1.5। तो बस अब निकाल लोगे इसको। सर लेकिन जो रेजिस्टेंस उसकी भी थी वो भी रेजिस्टेंस टोटल दे रखी है, किलो जूल में रखा है, तो आंसर किलो जूल में ही रखिएगा, मतलब वो फाइनल आंसर निकाल के किलो जूल में रखिएगा। टोटल वर्क डन। अच्छा मतलब हमें वर्क डन पूछ रहा है ना, बस ये वर्क डन ही निकाल रहा है बस, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, तो टोटल आप निकाल लेंगे। इसको और नहीं लगाया, ठीक हो गया। तो ये डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया, रेजिस्टेंस के वर्क डन भी आ गया, तो बेसिकली एक आसान सवाल करना, ठीक करना तो ये भी था, लेकिन अब आई हैव अ कॉल, तो ये भी इट सीम्स इजी, ये भी इजी है। चलिए उसको ट्राई कीजिएगा, अब इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। सो मिलते हैं इंशाल्लाह कल दोबारा।